नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल पाटिल, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका यूपीएससी मेंटर द बॉथिस आईएएस एकेडमी की ओर से आप सभी लोगों का एक बार दोबारा फिर स्वागत करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, हमारा आज का जो सेशन है, ये हमारे जो प्रीलिम्स बूस्टर बैच है, जो 2021 के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बैच है, तो उसी में एक नेक्स्ट सेशन होने वाला है जो कि सब्जेक्ट रहेगा जिसका जियोग्राफी। और जियोग्राफी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको कवर करवाने वाला है। उसके साथ साथ हम बहुत कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को देखने वाले हैं। उसके साथ साथ जो न्यूज में आई खबरें हैं जियोग्राफी के पर्सपेक्ट से, उन्हें भी हम लोग देखने वाले। तो अब से जो आपके सेशंस होंगे वो 30 मिनट्स के सेशंस होंगे, जिससे कि क्या होगा कि उसमें 5 से यानी मैक्सिमम 5 टॉपिक करवाए जाएंगे और वो 5 टॉपिक्स से क्वेश्चंस बनने के बहुत ज्यादा चांसेस है। जो 5 टॉपिक आपको कराए जाएंगे वो आपके डिटेल बॉक्स में आपको वो टॉपिक मेंशन कर दिए जाएंगे कि जिससे आपको जो टॉपिक्स पढ़ना है आप वहां जाकर के वो टॉपिक्स या वही पर्टिकुलर सेशन को आप देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको सेशन पसंद आते हैं तो सेशन को लाइक जरूर किया कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और दोबारा आपको बोलना ना पड़े, आप शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि एक तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करने का द बॉथिस आईएएस एकेडमी ने जो पहल की है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग घर घर तक इस फ्री एजुकेशन को लेकर के जाएं। अगर आपको कोई चीज से बेनिफिट होता है तो वो चीजें आप अदर लोगों को भी बताएं। तो दोस्तों, समय को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो आज के हमारे सेशन में सबसे पहली खबर क्या है सर, कि तो पहले आप हमें क्या पढ़ाने वाले। तो सबसे मैं आपको जो पहले करवाने वाला हूँ वो अल नीनो, जो दक्षिणी गोलन यानी अल नीनो सदर्न ओशिलेशन का बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अब दोस्तों, बात करने से पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि एक्चुअल में है क्या। तो इसको जानने के लिए हम चलते हैं इसके पिक्चोरियल फॉर्म पे। तो क्या होता है कि जो वार्म एयर होती है, जो हमारी यानी सामान्य रूप से मैं आपको समझाता हूँ कि जो हमारी गर्म हवाएं होती है, गर्म हवाएं क्या होंगी, एक तो गर्म हवाएं होती है और एक ठंडी हवाएं होती है। तो वायुमंडल के अंदर, आपकी ट्रोपोस्फियर के अंदर क्या होता है कि जो गर्म हवाएं है वो क्या होता है कि वो नीचे बैठने लगती है, गर्म चीजें नीचे बैठने लगती है और गर्म होकर के हवा ऊपर को उठने यानी नीचे बैठने लगती है। जिस प्रकार से यह दिखाया गया है, आप यह देख रहे होंगे, आपको यह शो हो रहा है जैसे कि जो गर्म हवाएं हैं ये साउथ अमेरिका वाला जो आपका ओशियन है वहां पर देख रहे होंगे कि ये जो गर्म हवाएं ये नीचे की ओर क्या हो रही है, प्रसारित हो रही है। और ऐसे ही ट्रेड विंड या जो आपकी व्यापारिक पवने होती है उनके माध्यम से ये इंडोनेशिया यानी प्रशांत महासागर की ओर चलती है। और यहीं पर क्या होता है कि जो ठंडी यानी हाई एल्टीट्यूड की ओर ऐसे इस तरीके से एक चक्र के रूप में इस तरीके से प्रवाह होती जाती है। और इसी को हम क्या कहते हैं कि अल नीनो सदर्न ओशियनाइजेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ठंडी हवाएं हैं वो ऊपर उठती जाती है, जो वार्म एयर है वो ऊपर उठेंगी, जो गर्म हवाएं वो नीचे उठते यानी नीचे बैठती जाती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं अभी। तो अगर हम सामान्य रूप से बात करें तो सामान्य वायुमंडलीय परिसंरचना के लिहाज से प्रशांत महासागर का वार्मिंग और कूलिंग सबसे महत्वपूर्ण है। यानी जो प्रशांत महासागर है उसका क्या है कि जो उसकी वार्मिंग यानी उसका गर्म होना और उसका ठंडा होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के लिए। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर्कुलेशन, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के लिए सारी चीजें। मध्य प्रशांत महासागर का गर्म पानी धीरे धीरे, जो मध्य प्रशांत महासागर, जो हमारा प्रशांत महासागर है वो जो मिडिल प्रशांत महासागर है उसमें क्या होता है, मिडिल या सेंट्रल यानी पैसिफिक ओशियन है, वो क्या करता है कि स्लोली ड्रिफ्ट टुवर्ड द साउथ अमेरिका कोस्ट एंड रिप्लेस एंड द कोल Previan current and such as the appearance of the warm water of the coast and this Peru is known as the El Nino। और जो क्या होता है प्रशांत महासागर का जो गर्म पानी है, प्रशांत महासागर के अंदर जो गर्म पानी है वो धीरे धीरे क्या होता है भाप में परिवर्तन होकर के क्या करता है कि दक्षिणी अमेरिकी तट की ओर बहता है, यानी आपकी साउथ अमेरिका वाला जो कोस्ट है उसकी ओर बढ़ता है। और क्या करता है, एक शांत पेरू के वर्तमान की जगह को जाता है और वहां एक पेरू नाम की जगह है, वहां पर क्या होता है, वहां पर पहुंचता है। और वो पेरू के तट से गर्म पानी, और जो पेरू का तट है वहां से क्या होता है कि वो गर्म पानी यानी भाप के रूप में जो परिवर्तित हुआ पानी है वो क्या करता है, ऐसी उपस्थिति को ही हम क्या अल नीनो कहते हैं। यानी वो गर्म पानी का ऊपर उठना और दोबारा इसी तरीके से ट्रेड विंड के रूप में यानी रोटेट होना, यानी ऑक्सीलेशन होना। ऑक्सीलेशन यानी क्या होना कि पानी का वायु में
कन्वर्ट हो जाना, ऑक्सीलेशन होना, तो इसी को हम क्या कहते हैं, अल नीनो कहते हैं। अल नीनो घटना जो है वो मध्य प्रशांत महासागर और ऑस्ट्रेलिया में दबाव परिवर्तन के निकटता से जुड़ा हुआ है। और जो मेनली क्या है कि जो अल नीनो है इवेंट जो होता है, ये क्या होता है, क्लोजली एसोसिएटिव है। किससे एसोसिएटिव है, जो आपका प्रेशर चेंज से एसोसिएटिव है, जो कि सेंट्रल पैसिफिक और किसका, ऑस्ट्रेलिया के बीच मध्य बताता है। दिस चेंज इज अ प्रेशर कंडीशन ओवर द पैसिफिक इज नॉन एज द सदर्न ऑक्सीलेशन, और जिसे हम क्या कहते हैं, सदर्न ऑक्सीलेशन भी कहते हैं। द चेंज इन अ प्रेशर कंडीशन, और जो दाब की जो दाब में परिवर्तन आता है, जो दाब की परिवर्तनीय स्थितियां है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम दक्षिणी दोलन के रूप में भी जानते हैं। इट इज दस अ टाइप ऑफ ईस्टर्न वेस्ट वॉकर, और इसको हम क्या कहते हैं, ये एक प्रकार का किसका टाइप है, ईस्ट वेस्ट वॉकर का, यानी आप इसको पूर्व पश्चिम वॉकर सेल का भी एक नाम दे सकते हैं। एज अपोजिट टू दिस मेरिडोनियल एनएस सर्कुलेशन ऑफ द हर्डल सेल, और इसको आप कह सकते हैं कि मेरिडोनियल परिसंरचना के विपरीत भी है, जो कि हैंडल सेल के मेरिडियनल परिसंरचना के विपरीत है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर अल नीनो। और आपको ये याद रखना, एग्जाम के, इस बार के एग्जाम के 10 अक्टूबर के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत 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 ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको इस चीज को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझ लेना है, और एग्जाम में तो आपको इससे एक नई क्वेश्चन जरूर से देखने को मिलेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द अल नीनो। दक्षिणी दोलन और अल नीनो में संयुक्त घटना को ENSO के रूप में भी जाना जाता है, यानी जो अल नीनो है तो उसको अल नीनो सदर्न ऑसिलेशंस के रूप में भी, ENSO के रूप में भी जाना जाता है। दिस इज ऑल अबाउट योर अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। तो अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं इन्वर्जन ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर का व्युत्क्रम क्या होता है, ये उल्टा नहीं है सर, इसको आप हटा दीजिएगा, ये उल्टा नहीं है, ठीक है, ये व्युत्क्रम है, किस प्रकार से टेम्परेचर इन्वर्जन होता है। टेम्परेचर इन्वर्जन को हम थोड़ा सा याद देख लेते हैं। क्या होता है कि जो कोल्ड एयर्स होती है, जो वार्म एयर जब होती है, जब वार्म एयर क्या होती है कि ऊपर उठने लगती है। अगर मान के चलिए नॉर्मल कंडीशन है, अभी यहाँ देखिए आप, ये नॉर्मल कंडीशन है, यहाँ पर पेन का मैं कलर चेंज कर लूं। हाँ, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है कि जो गर्म हवाएं है हमारे जो ट्रोपोस्फिकल है, यानी जो अपना ट्रोपोस्फियर है, उसमें क्या होता है कि जो गर्म हवाएं है, वो गर्म हवाएं क्या होती है कि वो ऊपर उठने लगती है। आप देख रहे होंगे कि ये गर्म हवा ये ऊपर उठ रही है, और जो ठंडी हवाएं है वो क्या होती है, वो नीचे बैठ यानी बैठने लगती है, जिससे कि क्या होता है कि हमारा टेम्परेचर मेंटेन रहता है। बट यही प्रक्रिया जब उल्टी हो जाए, यानी जब क्या हो कि कोल्ड, यानी ऊपर जाने पर क्या होता है कि ठंडाई बढ़ती है, परंतु क्या हो कि जब कोल्ड एयर नीचे आने लगे, यानी जैसे क्या है कि जब वार्म एयर होगी, तो जैसे जैसे हम अपना वायुमंडल की ओर बढ़ते, यानी ऊपर की ओर जाते, जैसे जैसे हम ऊंचाई को गेन करते हैं, यानी 160 मीटर की ऊंचाई को गेन करते हैं, तो हमारा 1 डिग्री टेम्परेचर घट जाता है। ऊपर पे जाने पे जितना ऊंचाई पे जाएंगे आप, उतना ज्यादा टेम्परेचर डिक्रीज होता है। और यही चीज जब क्या होता है कि विपरीत हो जाए, कुछ स्थितियों में जब ये चीज विपरीत हो जाए, विपरीत यानी जब हम ऊंचाई पे जाए तो हमारा टेम्परेचर डिक्रीज ना होकर के इंक्रीज होने लगे, तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर इन्वर्जन या तापमान व्युत्क्रमानुपात भी कहते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं कि आदर्श रूप से ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ तापमान में कमी हो जाती है। मेन चीज क्या है कि जब भी हम हाइट को इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है, और सामान्य स्थितियों में जो ट्रोपोस्फियर में वायुमंडल का तापमान हर 165 मीटर के लिए 1 डिग्री की दर से यानी घटता चला जाता है, ऊंचाई की वृद्धि से कम होता चला जाता है। जैसे ही हम 165 मीटर का दायरा क्रॉस करेंगे, मान के चलिए आपका ये 165 मीटर का दायरा है, 165 मीटर का ये दायरा है, तो जैसे ही आप इसको क्रॉस करेंगे तो इसके बाद आपका 1 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाएगा कि इंक्रीज हो जाएगा, प्लस 1 डिग्री। आपका जितना अगर 20 डिग्री है तो 1 डिग्री 165 के बाद 1 डिग्री प्लस होकर के ये 21 डिग्री हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर टेम्परेचर इन्वर्जन। ऊंचाई में वृद्धि के साथ कम हो जाता है, और जिसे सामान्य चूक की दर भी कहा जाता है, या इसको लैप्स रेट भी, नॉर्मली इसको हम लैप्स रेट भी कहते हैं। हालांकि कुछ स्थितियों में होती है, यानी कुछ स्थितियां ऐसी भी होती है जब क्या होता है कि ये तापमान कम होने की बजाय ऊंचाइयों पर जाने पर क्या होता है कि बढ़ने लगता है, ऊंचाई के साथ क्या होता है बढ़ता है तापमान। तब क्या होता है, ये आदर्श स्थिति होती है किसी भी
व्युत्क्रमा यानी इन्वर्जन ऑन टेम्परेचर यानी तापमान व्युत्क्रमानुपात के लिए ये एक ऐसी आइडियल और एक आदर्श स्थिति होती है जिसमें ये इस तरीके से अच्छी तरीके से काम कर पाता है। विपरीत होता है और इसी विरोधाभासी घटना का तापमान उल्टा घटना को तापमान व्युत्क्रमानुपात कहा जाता है। ये उल्टा नहीं है सर, इसको काट दीजिएगा, व्युत्क्रमानुपाती कहा जाता है। इन्वर्जन इज यूजली ऑफ अ शॉर्ट ड्यूरेशन बट द क्वाइट कॉमन nonetheless a long winter night, clean sky and still air of ideal situation inversion। जो सिचुएशंस है इसके लिए क्या सिचुएशंस होनी चाहिए, तो इसके लिए जो महत्वपूर्ण सिचुएशंस होनी चाहिए, आपका पहली बात स्काई का क्लियर होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात उस समय कैसा वेदर होना चाहिए कि उस समय जो वेदर होना चाहिए आपका विंटर की नाइट्स होनी चाहिए यानी जो ठंडी की सर्दियों की रातें होनी चाहिए। और सर्दियों की रात में भी क्या होना चाहिए कि वहां पर आपका सर्दियों की रात में जो आसमान है वो साफ होना चाहिए। आसमान साफ होने के साथ साथ क्या होना चाहिए, ये क्या होती है, आसमान साफ होना चाहिए। तो ये क्या है कि स्टील या एक आदर्श स्थिति है किसी भी तरीके के इन्वर्जन ऑन टेम्परेचर को होने के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट योर इन्वर्जन ऑन टेम्परेचर। तो इससे भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आइसोलेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं सर। तो जो आइसोलेशन है, ये आइसोलेशन है सर, इसको आप isolation means the incoming solar radiation in the amount of the solar radiation received by the earth the surface, the amount of isolation received on the earth surface is not the uniform everywhere, it's a vary according to the place and time। तो ये क्या होता है, जो सोलर रेडिएशन जो हमारे पृथ्वी के ऊपर पड़ती है, पृथ्वी की सतह पर जो सोलर रेडिएशन यानी सूर्य की जो किरणें पड़ती है, तो वो क्या होता है कि वो समय के साथ क्या होती है, समय और जगह के साथ परिवर्तन होती है। जिस जगह पर सूर्य अधिक पड़ेगा उस जगह पर जो सोलर रेडिएशन है वो अधिक पड़ेगी, वो समय के अकॉर्डिंग होता है। तो यही बात यहाँ पर दी गई हुई है कि जो आइसोलेशन का अर्थ है आने वाले सौर विकिरण या पृथ्वी की सतह पर प्राप्त सौर विकिरण की मात्रा है, जो कि पृथ्वी की सतह पर प्राप्त आइसोलेशन की मात्रा हर जगह एक समान नहीं है। हर जगह यह समय के हिसाब से बदलता रहता है और टाइम के अकॉर्डिंग ये क्या होता है, चेंज होता रहता है। जो ये तापमान इन्वर्जन है सर, ये आप सही कर लीजिएगा। द मेजर फैक्टर विच द इन्फ्लुएंस द अमाउंट ऑफ द आइसोलेशन रिसीव्ड आर तो हमें किस किस माध्यम से अपने तरीके से इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। जो आइसोलेशन से तो प्राप्त करने के प्रभावित करने वाले जो प्राप्त की यानी जो आइसोलेशन की मात्रा है को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण है। तो मेनली क्या है, फर्स्टली क्या है कि रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट एक्सिस। तो क्या होता है कि सबसे जो प्रभावित करने वाला कारक है वो क्या है, ये क्यों होता है कि जो अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह अलग अलग रेडिएशन हमें सूर्य की देखने को मिलती है। तो ये इसीलिए होता है सर क्योंकि आपने देखा होगा कि जो हमारी अर्थ है थोड़ी सी टिल्ड है, दूसरी चीज की वो अपने रोटेशन पे घूम रही है, तो उसके अपने ही यानी अक्ष पर घूमने के कारण क्या होता है कि अलग अलग समय पर सूर्य की किरणें अलग अलग जगह पर पड़ती है, जिसके कारण से अलग अलग जगह पर अलग अलग सौर रेडिएशन यानी सौर विकिरण को देखने को हमें मिलता है। तो पहली बात तो ये हो गया। दूसरी बात क्या है, सूर्य की किरणों की घटनाओं का कोण और सूर्य की जो किरणें जिस कोण में आती है, जिस रेज में हम लोग को जिस एंगल में मिलती है, वो क्या है, वो एक तरीके का इंसिडेंस है। वो इंसिडेंस है कि कब किस कोण पे हमें कहां पर कौन सी कितनी किरण आएगी, तो एक इंसिडेंस है। ड्यूरेशन ऑफ द डे, अब ये डे के ड्यूरेशन और दिन की अवधि के ऊपर भी बड़ा डिपेंड करता है कि दिन की अवधि छोटा दिन है बड़ा दिन है, किस तरीके का दिन है, वेदरी क्लाइमेट है नॉन वेदरी क्लाइमेट है, अपना यानी आपका समर्स है क्या है। तो ये दिन के ऊपर भी बड़ा डिपेंड करता है और उस दिन के मानसून और उस दिन के जो मौसमी सारी परिस्थिति है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आज जो टेम्परेचर है वो किस तरीके से रहेगा। ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर, अब ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर यानी वातावरण की पारदर्शिता भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यानी जो ट्रांसपेरेंसी है जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारा वातावरण है, वो किस तरीके से पारदर्शिता को प्रदर्शित करता है। तो क्या होता है कि वहां वो चीज भी हम लोग को बहुत ज्यादा प्रभावित इसमें करती है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर आइसोलेशन। आइसोलेशन एक प्रक्रिया है जिसमें से क्या होता है कि सौर रेडिएशन या आपकी आ रही है पृथ्वी के सरफेस पे पड़ रही है, एटमॉस्फेयर पे, पृथ्वी अपनी घूर्णन अक्ष पे या घूम रही है, तो घूर्णन अक्ष पे अपने घूमने के कारण क्या होता है कि उसकी अलग अलग जगह पर अलग अलग समय पर क्या होता है कि अलग अलग सौर विकिरण का प्रभाव हमको देखने को मिलता है। द लार्ज सरफेस ऑफ एरिया कहाँ होता है, हमारे पोल्स के ऊपर लार्ज सरफेस होता है, पोल्स के पहले होता है, और
यानी पोल्स अकॉर्डिंग टू पोल्स ही होता है, और स्मॉल सरफेस एरिया आपका इक्वेटर लाइन पर होता है। हाई एल्टीट्यूड पे आपका ज्यादा रेडिएशन पड़ती है, और लोअर यानी देर से रेडिएशन पड़ती है, समय लगता है हाई एल्टीट्यूड पे जाने पे। लो एल्टीट्यूड्स पे जल्दी रेडिएशन पड़ जाती है, और ज्यादा सूर्य ताप को वो एकत्रित या सूर्य ताप को या वहां पर मिलता है, या सूर्य विकिरण को हमें वहां देखने को मिलता है। दिस इज ऑल अबाउट योर आइसोलेशन प्रोसेस, जिसमें क्या होता है कि सूर्य ज्यादा देर तक प्रकाश को उत्सर्जित करके रखता है अपने अंदर, यानी पृथ्वी अपने आप अंदर समा करके रखती है, जिससे कि क्या होता है कि पृथ्वी का तापमान मेंटेन रहता है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं व्हाट इज एन इको रीजन। व्हाट इज द इको रीजन, एक परिस्थिति क्षेत्र क्या है। अब इको सिस्टम के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि इको रीजन क्या होते हैं। तो WWF वर्ल्ड वाइल्ड फॉरेस्ट एक भूमि और प्रजाति, प्रकृति, समुदाय और पर्यावरण की स्थिति के भौगोलिक रूप से अलग संयोजन युक्त पानी की एक बड़ी इकाई के रूप में इकोग्रीन परिभाषित किया जाता है। WWF defines an ecogreen as a large unit of land and water। तो क्या करता है जो WWF है वो डिफाइन करता है इकोग्रीन। इकोग्रीन क्या है, लार्ज यूनिट ऑफ लैंड, यानी एक भूमि का एक बड़ा हिस्सा, और वाटर कंटेनिंग, उसके अंदर क्या है कि जो पानी को यानी पानी को रखने की जो क्षमता है वो क्या है कि लार्ज अमाउंट होना चाहिए। अ जियोग्राफिकल डिस्टिंक्ट असेंबल्स ऑफ स्पीसीज, और क्या होना चाहिए कि यानी जियोग्राफिकली भी क्या होना चाहिए, वह असेंबल्स होनी चाहिए, स्पीसीज जो होनी चाहिए वह असेंबल्स होनी चाहिए। यानी उस स्थिति में क्या होना चाहिए कि भूमि या प्रजाति या प्राकृतिक समुदाय पर्यावरण की स्थिति की एक भौगोलिक रूप से वहां क्या होना चाहिए कि दिखाई देने चाहिए। नेचुरल कम्युनिटीज होनी चाहिए या इन्वायरमेंटल कंडीशंस। ये सब क्या होता है कि जो इको रीजन जिस कंडीशन में, जिस एक दृश्य में ये सारी चीजें हम लोग को देखने मिलती है, तो उसको हमें क्या नाम देते हैं, इको रीजन का नाम देते हैं। जीव विविधता की अगर बात कर ले तो बायोडाइवर्सिटी इज अ नॉट स्प्रेड evenly across the earth, but the flow, the complex pattern determined by the climate, geology and the evolutionary history of the planet। जीव विविधता पृथ्वी भर में सामान्य रूप से नहीं फैली है। अब आप इस बात पे गौर कीजिएगा सर कि जब भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर यूपीएससी आपसे क्वेश्चन बना करके पूछ ले कि जीव विविधता सामान्य रूप से हर जगह पाई जाती है और सामान्य रूप से हर जगह देखी जाती है, तो इसका आपको ध्यान रखना है कि जैव विविधता सामान्य रूप से हर जगह नहीं पाई जाती है, यह असामान्य रूप से फैली हुई है। कहीं हमें बायोडाइवर्सिटी ज्यादा देखने को मिलती है तो कहीं हमें बायोडाइवर्सिटी कम देखने को मिलती है। और लेकिन जलवायु, लेकिन आप याद रखिए कि जलवायु जो भूविज्ञान है यानी जियोलॉजी है आपकी, और ग्रह के विकासवादी इतिहास के द्वारा निर्धारित जटिल पैटर्न का पालन करती है। परंतु ये क्या करती है कि इवोल्यूशनरी जो हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशनरी प्लैनेट्स है उसको क्या करती है कि ये उस चीज को निर्धारित करता है कि किस तरीके की बायोडाइवर्सिटी किस क्षेत्र में होगी, और विकासवादी इतिहास का ये पैटर्न है। दिस पैटर्न्स आर कॉल्ड इको रीजन। और इसी पैटर्न को हम कहते हैं कि एक पैटर्न होता है कि किसी इन्वायरमेंट या किसी भी आइडियल स्थिति में जब वो चीजें सारी परिघटनाएं हो जाती है तो वो एक आइडियल कंडीशन होती है, और उसी आइडियल कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, उसी पैटर्न को, आइडियल पैटर्न को हम क्या कहते हैं कि इको रीजन, हम उस पैटर्न को नाम देते हैं। इको क्षेत्र यानी जो इको रीजन है वहां सीमाएं निश्चित और तेज नहीं है। जो सीमाएं है वो क्या है कि फिक्स्ड, या जो बाउंड्रीज है वो क्या है कि इको ग्रीन की नॉट फिक्स्ड एंड शार्प, क्या है कि तेज नहीं है। तेज मतलब यानी शार्प नहीं है, नॉट द फिक्स्ड है कि आप बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, ठीक है। जिसमें जिसके भीतर महत्वपूर्ण परिस्थिति की और विकासवादी प्रक्रिया सबसे दृढ़ता से बातचीत करती है। यानी मेनली क्या होता है यहाँ कि इनकम्पास and the area within the which importance ecology and evolutionary process is the most strongly interacted। तो क्या होता है जो evolutionary process होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा यानी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गली इंटरेक्ट करती है किसके साथ, आपका इकोलॉजी के साथ और आपकी जो वहां के बायोडाइवर्सिटी के साथ है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर इको रीजन। और इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम बात कर ले तो डेवलप्ड बाय द WWF साइंटिस्ट यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट के द्वारा इसको एक इनिशिएटिव है, कोलैबोरेशन विद द रीजनल एक्सपर्ट ऑफ अराउंड द वर्ल्ड। द ग्लोबल इको रीजन इज दिस साइंस बेस्ड ग्लोबल रैंकिंग आर द मोस्ट बायोलॉजिकली एंड दिस आउटस्टैंडिंग टेरेस्ट्रियल फ्रेश वाटर एंड मैरीटाइन हैबिटेट्स। जो WWF का एक प्रकार वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित किया गया ये यानी एक प्रकार का क्या है कि रूप है, और दुनिया भर में इस क्षेत्रीय विशेषज्ञों के सहयोग से वैश्विक इको रीजन
और पृथ्वी के सबसे जैविक रूप से उत्कृष्ट स्थलीय मीठे पानी और समुद्री निवास की एक वैज्ञानिक आधारित वैश्विक रैंकिंग को ये दर्शाता है WWF। तो ये क्या करता है कि आपको ये भी याद रखना है कि ये अर्थ का जो मोस्ट बायोलॉजिकली आउटस्टैंडिंग टेरेस्ट्रियल और फ्रेश वाटर मैरीटाइन हैबिटेट्स को भी ये प्रदर्शित करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर इको ग्रीन्स, और इको ग्रीन्स के बारे में अगर कोई चर्चा कर रहा है तो WWF है, आपको इतना याद रखना है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं व्हाट इज द इको ग्रीन। इको ग्रीन वो एरिया देख रहे होंगे आप, इज एन एरिया ऑफ अ लैंड विद दिस identified the climate pattern and vegetation physically feature and the other factor of this effect of environment and habitat diversity। तो नॉर्मली बात है कि जो वहाँ की सारी चीजें परिस्थितियां जो पैटर्न को फॉलो करती है, पैटर्न को फॉलो करती आ रही है, ये उस चीज के लिए आदर्श कंडीशंस होती है, और वहां पर क्या होता है इको ग्रीन का निर्माण, इको रीजन्स का निर्माण हो जाता है। दिस इज ऑल अबाउट योर इको ग्रीन, इको रीजन। आज का जो हमारा अभी इस सेशन का लास्ट टॉपिक है वॉल्केनो, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो अगर अभी तक आपने सेशन को क्या किया, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए फटाफट जा करके, शेयर कर दीजिए, कमेंट जरूर किया कीजिए, जिससे कि पता चले कि अगर कोई चीजों में अगर कमियां रह रही है तो आपकी कमियों को दूर करने के लिए हम जरूर अपना भरसक प्रयास कर रहे हैं, और भरसक प्रयत्न के साथ आप लोगों के साथ इसी तरीके से बहुत मजेदार सेशंस को लेकर के आएंगे। तो दोस्तों आप हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, सेशन को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर किया कीजिए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर निभानी है। द बॉदिस IAS एकेडमी अगर आप लोगों के लिए किसी प्रकार का इनिशिएटिव ले रही है तो आपको भी एक कदम बढ़ा करके इस इनिशिएटिव को अधिक से अधिक लोगों तक लेकर के जाना है, क्योंकि जिन वंचित तबकों के लोगों तक इस चीज को, इस विकास को, इस एजुकेशन में विकास को लेकर के नहीं जा पा रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन नहीं पहुंच पा रहे, तो उन तक ही एजुकेशन पहुंच पाए, मैक्सिमम लोगों तक ये लाभ हो पाए, तो आपको इंश्योर करना है कि मैक्सिमम लोगों तक बताना भी है और बता करके इनको शेयर भी करना है। हर चीजों को शेयर कर सकते हैं, बुरी से बुरी चीजों को भी हम शेयर कर देते, तो अच्छी चीजों को बिल्कुल हमें शेयर करना चाहिए और बिल्कुल हमें इस चीज को अधिक से अधिक लोगों तक लेकर के जाना चाहिए। आप लोगों के लिए लिया गया इनिशिएटिव है, तो आप लोगों को इसको सफल बनाना है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं आज के हमारे लास्ट टॉपिक वोल्केनो के बारे में। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका आपको एक चित्र बताना चाहूंगा, डायग्राम की मदद से समझते हैं। फर्स्टली क्या होता है, जो हमारी सरफेस होती है ये क्या होता है, मेटल होता है, क्रस्ट होती है और कोर होता है। कोर से मेनली हमें कोई मतलब भी ज्यादा नहीं है, हमें मेनली क्या है मेटल और क्रस्ट के ऊपर जो मेटल होती है, हमारी जो मेटल होती है, मेटल में क्या होता है कि जो सेकंड हमारी परत होती है, पृथ्वी की जो सेकंड लेयर होती है मेटल होती है, और मेटल के अंदर क्या होता है मैग्मा भरा है। वहां क्या होती है कि कई प्रकार की यानी एक्टिविटीज होती है, जिसके कारण क्या होता है कि केमिकल एक्टिविटीज वहां अंदर होती रहती है, तो उसके कारण क्या होता है कि वहां पर क्या होता है कि मैग्मा बनने लगता है। जब वो मैग्मा बनने लगता है तो एक समय बाद क्या होता है कि मैग्मा क्या होता है कि इतना ज्यादा बन जाता है, इतना ज्यादा अपने आप को विकसित करने लगता है कि ये धीरे 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 करके ऊपर उठने लगता है, और ये जमीन के द्वारा इस यानी एक तरीके से जमीन को चीर करके और फाड़ करके आगे की ओर बढ़ता है। तो इससे क्या होता है कि जो आपकी क्रस्ट है, क्रस्ट के अंदर एक दरार सी पड़ जाती है, और दरार के मदद से, और मेनली आपको ये जो घटनाएं देखने को मिलेगी एक पर्वतीय घटनाओं या पठारी घटनाओं पर देखने, पठारी नहीं पर्वतीय घटना, पर्वतीय परिदृश्य में देखने को मिलेगी, जो आपके जो माउंटेन्स रीजन्स होते हैं वहां पर आपको देखने को मिलेगी। तो जैसे जैसे मैग्मा ये ऊपर जाता है तो अपने आप को क्या करता है कि ये विस्तार करने लगता है। विस्तार करने के साथ साथ क्या होता है कि ये एक इधर से निकलने लगेगा, इधर से निकलने लगेगा, यहाँ ऐसे, और ये एक तरीके की वेंट पाइप, वेंट यानी आपका पाइप नुमा संरचना, यानी नीचे से आपका मैग्मा प्रेशर होने के कारण ये ऊपर की ओर बहने लगता है, और यहाँ पर क्या होता है कि वॉल्केनिक बॉम्ब्स या फटने लगते हैं। ये वॉल्केनिक से छोटे छोटे ये चीज है ना, ये वॉल्केनिक्स बॉम्ब्स है। तो यहाँ एक वॉल्केनिक्स इरप्शन यानी एक तरीके की वॉल्केनिक घटना होने लगती है, और ये मेनली क्या होता है कि ओशियन से थोड़ा ही ऊपर हुआ होता है, और जो ये ओशियनिक करंट है जिसके कारण ये सारी घटनाएं यहाँ पर प्रदर्शित होती है। सबडक्शन जोन है हमारा, जहां पर क्या होता है सबडक्शन जोन, जहां पर आपका लैंड और जहां वाटर दोनों मिले उसको हम सबडक्शन जोन कहते हैं। ओशियन है आपका, लावा फ्लो हो रहा है, ये आपका जो फ्लोइंग जो, और यही चीज क्या बहने लगती है पर्वत के ऊपर से, और यही कुछ समय बाद क्या बनाते हैं वहां पर क्या करते हैं कि जो कार्बनिक चट्टानों का निर्माण करते हैं। क्रिएटर है, क्रिएटर यानी जहां से लावा आपका निकलता है उसको हम क्रिएटर बोलते हैं। एशफॉल क्या होता है, एशफॉल वो होता है, और एसिड रेन क्या होता है कि जब लावा ये ऊपर उठता है तो जिसके कारण से क्या है इरप्शन क्लाउड यानी क्लाउडों का इरप्शन होता है, जो कि क्लाउड बनने लगता है, ये धुआं ऊपर उठने लगता है, तो एटमॉस्फेयर में जाकर के एक लेयर बनाने लगता है, और वही लेयर क्या होते हैं कि आगे चल करके एशफॉल के रूप में गिरने लगते हैं या फिर एसिड रेन के रूप में होने लगते हैं, और ये बहुत ज्यादा हानिकारक होता है किसी भी ह्यूमन स्किन्स के लिए और एटमॉस्फेयर के लिए भी एसिड रेन। और
साइक्रोक्लिस्टिक फ्लो भी होता है, जिसमें बहुत सारा ये आपका मैग्मा टाइप का ये बहने लगता है, ये नीचे आपका बहने लगता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर वॉल्केनिक सिस्टम। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ भी लेते हैं कि वॉल्केनिक सिस्टम क्या है। तो एक ज्वालामुखी एक ऐसी ऐसी जगह है जहां गैस, राख और पिघला हुआ रॉक सामग्री, लावा, दरारें और दोष आदि के माध्यम से जमीन पर बच जाती है। यानी जो मेनली क्या होता है कि आपके लैंड्स के ऊपर बच जाता है, जो जमीन के ऊपर बच जाता है वो प्लेसेस है। वहां क्या क्या बच सकता है, वहां गैस बच सकती है, राख बच सकती है। यानी आपका नॉन, अगर बात करें तो गैसेस, एश एंड मोल्टेन रॉक्स, मटेरियल, लावा, स्केप आदि यहाँ पर बच जाता है। तो वो क्या होता है कि धीरे धीरे वहां पर क्या करने लगता है कि जमीन पर ये बच जाता है और यहाँ पर कुछ निर्माण करने लगता है। यह एथेनोस्फियर से है, यह एक एथोनोस्फियर है से कि पिघला हुआ रॉक सामग्री सतह पर अपना रास्ता ढूंढती है। और जो पिघली हुई सामग्री यानी पिघला हुआ जो मैग्मा है, जो अंदर से पिघला हुआ मैग्मा लावा निकल रहा है, वो क्या करता है कि वो नीचे की ओर डिप होने लगता है और अपने अपने तरीके से अपनी सतह सामग्री को अपना रास्ता ढूंढने लगता है। यदि सामग्री सतह से नीचे रहती है तो इसे मैग्मा कहा जाता है। जब अगर बात करी जाए कि पृथ्वी के अंदर जब तक ये सारी चीजें यानी सारी चीजें प्रेजेंट हमारे अर्थ के अंदर प्रेजेंट होगी तब तक ये मैग्मा कहलाएगा। उसके बाद हम इसको क्या कहने लगते हैं, जब जैसे ये बाहर निकलने लगता है तो हम इसको क्या कहने लगते हैं कि ये एक प्रकार के क्रिएटर, और ये लावा फ्लो लावा कहने लगते हैं। एक प्रकार का इसको लावा की संज्ञा दे दी जाती है। पृथ्वी के अंदर है तो वही चीज मैग्मा है, पृथ्वी के बाहर वही चीज निकल गई तो वो लावा बन गया। ठीक है, तो हमें उस चीज को याद रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें तो इफ द मटेरियल फाइंड द वे टू कम आउट द सरफेस इट इज कॉल्ड लावा। और जो सरफेस के ऊपर जो सामग्री आ जाती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लावा कहते हैं। ये मैग्मा और लावा विभिन्न प्रकार की संरचना बनाते हैं जिन्हें ज्वालामुखी लैंडफॉर्म कहा जाता है। यह भूरूप से बाहर निकाला जा सकता है और इसे घुसपेट कर सकते हैं। और यह घुसपेट कुल मिलाकर के इसको आराम से क्या कर सकते हैं, आप बाहर निकाल सकते हैं। इससे कई प्रकार के वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स भी होते हैं जो आप लोग को कई जगह देखने मिलेंगे, जहां पर क्या होता है सक्रिय ज्वालामुखी है और फिर वो निष्क्रिय ज्वालामुखी में परिवर्तित हो जाता है। वो जब खत्म हो जाती है उसकी अवधि तो उसके बाद क्या मैग्मा निकलना बंद हो जाता है। तो वहां पर क्या होता है कि एक लैंडफॉर्म, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म का निर्माण होने लगता है। और ये वॉल्केनिक लैंडफॉर्म का जहाँ निर्माण होने लगता है वहाँ नॉर्मली क्या होता है कि वहाँ कार्बनिक तत्व क्या अधिक पाए जाते हैं। वहां पर क्या होता है बहुत सारी चीजें जो पृथ्वी के अंदर से जिस प्रकार का मटेरियल निकल रहा है, मटेरियलिस्टिक फॉर्म में वहां पर बहुत सारे मटेरियल प्रेजेंट हो जाते हैं। तो ये था आज का आपका लास्ट टॉपिक। और इस सेशन का लास्ट टॉपिक मुझे लगता है आई थिंक आप लोगों को ये सारी चीजें पसंद आई होगी। तो आपको क्या करना है, पसंद आई है तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। और इसी तरीके के मजेदार सेशंस हम लोग आगे भी लाते रहेंगे और आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। बहुत ज्यादा आपको, मैं आप लोगों को इंश्योर करता हूं कि अगर आप इस सीरीज को देखते हैं तो देख करके अगर आप समझते हैं तो आई थिंक आपको बहुत ज्यादा ही मजा आने वाला है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज टॉपिक। और मुझे लगता है आप लोगों से मुझे अलविदा लेना चाहिए। इसी तरीके के मजेदार सेशंस पे मैं आपको आगे भी मिलता रहूंगा। आगे से जो आपके सेशन से एक दिन में 3 से 4 सेशंस आएंगे जिसके अंदर 5-5 टॉपिक्स होंगे आपके ज्योग्राफी के। कम से कम आप मेरे पास 12 से 13 आपके सेशंस ऑलरेडी तैयार हैं, तो वो मैं आपको डिलीवर कर दूंगा। और दूसरी चीज है कि आप चैनल को मैक्सिमम लोगों तक जरूर शेयर किया कीजिए, जिसकी एक इनिशिएटिव है सभी लोगों तक बेहतर शिक्षा पहुंच पाए। तो इसी नोट पे मैं आप लोगों से अलविदा लेना चाहूंगा दोस्त। शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम।